अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हुमा रियाज़। आई एम FCPS hematologist and working as assistant professor of hematology in the department of pathology. मैडम ये बताइएगा कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कैसे बनता है और कहाँ से निकलता है? प्लाज़्मा को हम अपनी टर्मिनोलॉजी में खून का एक बाय प्रोडक्ट कहते हैं। असल में जब खून खून के दो बड़े हिस्से होते हैं, जिसमें एक इसका सेल पोर्शन होता है, जिसमें आपके सफ़ेद और रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, और दूसरा पोर्शन जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम प्लाज़्मा कहते हैं। कोविड-19 के पेशेंट को प्लाज्मा से क्या-क्या सहूलियात मिल सकती है? उनके इलाज में कितनी बेहतरी आ सकती है? प्लाज़्मा थेरेपी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत कदीम तरीक़ा इलाज है, जिसमें ये पहले से बहुत सी बीमारियों में एक आम आदमी की समझ के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर कोई किसी बीमारी की वजह से सफ़र करता है तो खुदा का एक मुदाफ़ती सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे खून के अंदर प्लाज़्मा में कुछ ख़ास चीज़ें बनती हैं इस बीमारी के दौरान, जो आपको उस बीमारी से लड़ने में मददगार साबित होती हैं। इनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये एंटीबॉडीज़ उसी जरासीम के ख़िलाफ़ बनती हैं जो आदमी को बीमार करता है शुरू में। जब आदमी एक बीमारी से रिकवर हो जाता है तो उसके खून में ये एंटीबॉडीज़ रह जाती हैं। इन्हीं एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल करते हुए इससे पहले बहुत सी बीमारियों में इसको तरीक़े इलाज के तौर पे टेस्ट किया गया है, जिससे अगर एक बीमारी से एक बंदा रिकवर हो जाए और उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएं, तो वही एंटीबॉडीज़ का से बना हुआ प्लाज़्मा आप किसी बिल्कुल इसी बीमार वाले एक और बंदे को अगर आप वो लगाएं तो उसमें वो जरासीम को मारने में मददगार साबित हो सकता है। ये बेसिक प्लान है जिसकी बेसिस पे ये कोविड-19 की प्लाज़्मा थेरेपी की हम बात करते हैं। इससे पहले बहुत सी सार्स में जो कोविड-19 लाइक और वायरसेस हैं, उसमें ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये तरीक़े इलाज ट्राई हो चुका है। अब तो FDA ने भी इसको अप्रूव कर लिया है और इसकी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे इसकी स्टडीज़ हो रही हैं, जिसके मिले जुले से नताइज मिल रहे हैं। इसमें कुछ बहुत हौसला अफ़ज़ा हैं और कुछ क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्निकल बातें भी इन्वॉल्व हैं, तो हम अभी तक इसको फुली एक ट्रीटमेंट के हिसाब से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इससे पहले जो बीमारियों में इस तरीके इलाज को ट्राई किया गया है, तो उसमें इसके बहुत बेहतर नताइज सामने आए हैं। उन नताइज को सामने रखते हुए अगर हम इस बेसिस पे इस कोरोना के हवाले से इस ट्रीटमेंट की बात करें, तो ये हमें होप दे सकता है। परसेंटेज कितना है, इसमें मुख्तलिफ़ राय हैं, जिस पे अभी स्टडीज़ जारी हैं। मैडम ये बताएं कि बंदे ने अगर प्लाज्मा के लिए ब्लड देना था तो कितनी क्वांटिटी आप उससे ब्लड लेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो जो बंदा कोरोना से रिकवर हो जाए, पहले तो ये है कि उसका हम उस डोनर को एक ख़ास क्राइटेरिया में जज करेंगे। हर बंदा ऐसा नहीं है कि कोई रिकवर हुआ और हमने उसको प्लाज़्मा थेरेपी के लिए लिटा दिया। ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत होता है, क्योंकि जो बंदा रिकवर होगा कोरोना से, उसका कम से कम 28वें दिन पे जब 2 बार PCR टेस्ट नेगेटिव आ जाए, ये असर्टन हो जाए कि ये बंदा अब कोरोना बीमारी से रिकवर्ड है, फिर उसके बाद हम ये बंदा अब अपनी मर्ज़ी से, अपनी बाकायदा कंसेंट से एज़ अ डोनर हमारे पास आएगा। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरी बात ये कि हम इसी वॉलंटियर बंदे के प्लाज़्मा के एंटीबॉडीज़ की हम लेवल चेक करेंगे। उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसका एक ख़ास तरीक़ेकार मौजूद है। वो टेस्ट हमें बता देगा कि ये ख़ास बंदा जो कोरोना से रिकवर्ड है, अब इसका प्लाज़्मा इतनी पोटेंशियल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ है कि ये किसी और बीमार बंदे को एक मस्बत इफ़ेक्ट दे सकता है।
इसके बारे में मैं मज़ीद बताती चलूँ कि जो अगर पेशेंट हमारा डोनर क्राइटेरिया पे फ़िट हो जाता है तो फिर एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए हम इस मरीज़ से पूरा ब्लड नहीं लेते। जो आम डोनेशन का कॉन्सेप्ट है कि कोई बंदा जाता है और एक थैली ब्लड जो 450 ml से लेकर 500 ml तक का पूरा खून डोनेट करता है, ये इस तरह नहीं होता, बल्कि ये एक अलग तरीक़ेकार है जिसको हम प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस एक मशीन के साथ कनेक्ट होके हम सिर्फ पेशेंट का प्लाज्मा निकालते हैं और इसके सुर्ख खलिए जो रेड ब्लड सेल्स और सेल्स हैं उनको हम नहीं छेड़ते। पेशेंट का तकरीबन बैग में हम 400 ml से लेकर 500 ml तक एक पेशेंट का हम थ्रू प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस प्लाज्मा निकालते हैं, जिसको हम फिर फर्दर स्क्रीनिंग के बाद बाकायदा जरासीम से टेस्ट करने के बाद हम एक क्राइटेरिया से गुजारने के बाद एक दूसरे बीमार बंदे को जिसमें ज़रूरत है कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की, फिर हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। उसका फिर अलग प्रोटोकॉल मौजूद है हमारे पास। मैडम ये बताइएगा कि क्या कोई पेशेंट अगर कोई कहे कि मैंने कोरोना गुजार लिया लेकिन चूंकि मैंने टेस्ट नहीं किया था, अभी मैं रिकवर हूँ, उसका ये दावा होता है या सिम्टम जो बताए, तो क्या उससे हम इस तरह ब्लड प्लाज्मा का ले सकते हैं या इस तरह कोई टेस्ट है कि पता चल सके कि ये कोरोना गुजार चुका है? देखिए, प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस एक बहुत प्रॉपर एक प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव भी है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक पेशेंट जिसने शुरू ही से टेस्ट कराया ही नहीं, हाँ टेस्ट मौजूद हैं जिसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन की लेवल पे ये कह सकते हैं कि कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन हैं जिसको हम कहते हैं IgG। ये IgG ख़ास कोरोना से रिलेटेड पेशेंट में हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो भी 100% हमारे पास कोई ये ऑथेंटिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये एंटीबॉडीज़ कोविड-19 के अगेंस्ट ही बने हैं, क्योंकि कोविड-19 से मिलते जुलते कुछ मिमिक करते हुए वायरसेस भी हो सकते हैं जो ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का सबब बन सकते हैं। तो हमारे पास जो डोनर क्राइटेरिया है वो बड़ा क्रिस्प है, जिसमें पहले ही पेशेंट PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, PCR टेस्ट पे वो एक बार पॉजिटिव आ चुका है, फिर उसने बीमारी के कम से कम 3 हफ्ते बाद एक बार और PCR टेस्ट किया जो 2 मुख्तलिफ सिटिंग में 2 दिन के फासले से नेगेटिव आ गया, तो उसको हम कोरोना रिकवर्ड पेशेंट में डालेंगे और उसी पेशेंट को हम डोनर क्राइटेरिया की सिलेक्शन में मुंतखब करेंगे। अदरवाइज़ एक आम मरीज़ को सिर्फ एंटीबॉडीज़ की बेसिस पे फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये बताइएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास मरीज़ है वो इस काबिल है कि उसको ये प्लाज्मा या ये जो हमारे पास है ये लगा सकते हैं या नहीं? देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस तरह नहीं है कि आपका हर मरीज़ जो कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो आपने किसी का प्लाज्मा लेके उसको ट्रांसफ्यूज़ कर दिया। ये एक बहुत इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाना अभी बाकी है, बट क्योंकि स्टडीज़ की बेसिस पे हम ये सारी बात कर रहे हैं कि किन मरीज़ों को लगाया जाए। बहरहाल जितनी स्टडीज़ अवेलेबल हैं उसमें कुछ स्टडीज़ बाकायदा ये एविडेंस मौजूद है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं या ग्रेवली इल हैं तो उनमें प्लाज्मा थेरेपी का इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है, उसका आउटकम और नतीजा इतना मुस्बत नहीं है कंपैरेटिवली उन पेशेंट्स के कि जो एक तो हमारे पास कोरोना का बिल्कुल बगैर साइन एंड सिम्पटम्स के पेशेंट होता है जिसको हम आइसोलेट करते हैं, जो अस्पताल ही नहीं आता किसी ट्रीटमेंट के लिए। तो एक तो वो मरीज़ है जो ख़ुद से रिकवर हो जाता है, दूसरा वो मरीज़ है जो साइंस एंड सिम्टम्स को डेवलप करने लगता है, साथ में उसकी कोई और बीमारी भी उसको ख़राब कर रही होती है और पेशेंट अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को ड्रॉप कर रहा है, लेकिन वो अभी ड्रॉप करने के साथ साथ इतनी ख़राब इल नहीं है कि वो वेंटिलेटर पे चला जाए। यहीं पे हमने इसके क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करना होगा, जिसमें अभी हम लैक कर रहे हैं कि हमने क्रिटिकली इल पेशेंट जो कोविड कन्वेलेसेंट थेरेपी के लिए
ट्रीटेबल पेशेंट है, उसका क्राइटेरिया हमें अभी क्रिस्पली डिफाइन करना होगा, और ये सारी चीज़ें हमें उस एविडेंस की बेसिस पे हम डिफ़ाइन कर पाएंगे, जिसमें हम मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट करेंगे इन पेशेंट्स के बारे में कि जिनको प्लाज्मा थेरेपी हो रही है उनका किस हद तक रिकवरी और हमारे पास है। तो उस बेसिस पे अभी हमें ये क्राइटेरिया बनाना बाकी है। तो इस सिलसिले में बहुत कन्फ्यूजन है डॉक्टर्स में भी, क्योंकि कौन से मरीज़ को प्लाज्मा थेरेपी की वाकई ज़रूरत है, ये चीज़ अभी हमने असर्टन करनी बाकी है। क्योंकि सारी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अभी तक कोविड थेरेपी की ट्रीटमेंट के लिहाज से ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो मेडिसिन हो या प्लाज्मा थेरेपी हो, अभी हम ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे जो हमारे पास स्टडीज़ हो रही हैं उसी से हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं। सो वी आर स्टिल लैकिंग, हमें 6 महीने से 1 साल और चाहिए कि हम इस चीज़ के साथ एक क्रिस्प क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करने के काबिल हो जाएं। आखिरी क्वेश्चन मैं करूंगा कि क्या ऐसा कोई हल है हमारे पास कि इन तमाम मुश्किलात से हमें बचा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हस्पताल पहले ही से हमारे मरीज़ों जितना हमारा पेशेंट का नंबर है, और उसके ऊपर ऐसी वबा आने वाले वक्त में, इससे पहले हम आउटब्रेक्स ऑफ डेंगू और ये सब गुजार चुके हैं, उस सब के हवाले से हम गोल्डन रूल्स को अगर सामने रखें, सबसे बड़ी बात जो मुसलसल अनाउंस की जा रही होती है आपकी तरफ से कि आप मास्क पहनें, एहतियात करें, हाथों को सैनिटाइज करें, 6 फीट के फासले से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो ये सारी बातें अगर हम वाइजली फॉलो करें तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर हमें वायरस की इन्फेक्शन होगी भी तो वायरल लोड इतना नहीं होगा कि वो हमें कोरोना इन्फेक्ट करे, लेकिन लो वायरल लोड के साथ इन्फेक्टिविटी में हमारी बॉडी का मुदाफ़ती सिस्टम परफेक्टली वायरस को कम्बैट करने के लिए काफ़ी होगा, और हम एक हेल्दी रिकवरी विद इन 2 वीक्स, एक हेल्दी रिकवरी की ये एहतियाती तदाबीर ना लेकर हम अपने आप को बहुत हाई वायरल लोड को एक्सपोज करके और बहुत ख़तरनाक प्रोग्नोसिस की तरफ और ख़राब सिचुएशन की तरफ लेके जा सकते हैं। शुक्रिया।